हेलो, आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य की यह पार्ट 7 क्लास नंबर 7 है। इसके पहले 6 क्लास ऑलरेडी हमारे द्वारा हमारे चैनल स्टडी ओनली पर ऑलरेडी डाल दी गई है। तो जिन माताओं एवं बहनों ने उन्हें नहीं देखा है वो जाके देख सकती हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं। साथ ही आप सभी ऑब्जेक्टिव का डिटेल में हम यहाँ बताते भी हैं। इसमें अगर बात करें स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित 55 क्वेश्चन आएंगे। इसकी फुल तैयारी हम आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से करवा रहे हैं, जो कि एक रिवीजन क्लास है। साथ ही 1000 एमसीक्यू की सीरीज है, ये आप सबको पता ही होगा। इसमें हम आपको टॉप जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू के माध्यम से करवाएंगे। इस क्लास में नई है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही क्लासेस लेकर आते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि निम्न में से किस पदार्थ का संबंध दांतों की विकृति के साथ संबंधित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों में विकृति जो है वो दांतों की विकृति होती है। ठीक है। उसके बाद बात करें तो दांतों के कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी और विटामिन डी जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व दांतों को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। और साथ ही यहाँ देखिए ऊपर सबसे ऊपर जो व्हाइट वाली लेयर है, इसे एनिमल बोलते हैं या बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट होता है। ठीक है, जो कि दांतों में पाया जाता है। उसके जस्ट नीचे हल्का जो वाइट है, इसे डेंटिन बोलते हैं। ये इसके अंदर दांतों के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी से होती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, घेंघा जो है ये आयोडीन आयोडीन की कमी के कारण होती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे गला फूल जाता है। इसे गंडमाला भी कहते हैं। घेंघा रोग को गंडमाला भी कहते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट वाले डायग्राम में आपको जो थायराइड ग्रंथि वो छोटी है, और जब वो फूल जाती है, सूज जाती है, तो फिर इसीलिए गंडमाला या घेंघा रोग हो जाता है। गला जो है सूजा सूजा दिखता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि इनमें से कौन से पदार्थ मानव शरीर के ईंधन के रूप में कार्य करता है। इसमें ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ईंधन के रूप में काम करते हैं। ये पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि निम्न में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है। इनमें से ये आपके ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है। आप सबको पता होगा जो जिम जाते हैं उनको अलग से प्रोटीन पाउडर भी खिलाया जाता है, क्योंकि बॉडी उसी कारण बनती है, उसी से अच्छे मसल्स आपके बनते हैं। फिर आगे देखते हैं। प्रोटीन से भरपूर भोजन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन से भरपूर भोजन शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत के लिए जरूरी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि रेड क्रॉस, ये रेड क्रॉस है, सॉरी रेस नहीं है, रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता कौन था। आपके ऑप्शन दिए हैं। इसका जो ऑप्शन है राइट ए, जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, हेनरी डुनांट जो है वो हेनरी डुनांट जो है वो रेड क्रॉस सोसाइटी के जन्मदाता थे। में बात करते हैं हेनरी डूनेट के सुझावों पर अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन की स्थापना हुई 1864 में जिनेवा सम्मेलन के द्वारा की गई थी। ठीक है। उसके बाद भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की अगर बात करें तो ये 1920 में स्थापित की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का मिशन है। इसका जो मिशन है क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है। यह है इसका राष्ट्रीय क्षय रोग का जो है उन्मूलन कार्यक्रम का मिशन है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि किस समिति की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भोर समिति के द्वारा जो है भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई। भोरे समिति की स्थापना साल 1943 में, इसकी स्थापना कब हुई, साल 1943 में सर जोसेफ भोरे की अध्यक्षता में हुई थी। और भोरे समिति ने साल 1946 में प्राथमिक स्वास्थ्य पीएचसी की अवधारणा पेश की थी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस को किस दिनांक को मनाया जाता है। दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। फिर इसमें आगे देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO स्थापना की वर्षगांठ के अवसर पर यह मनाया जाता है। ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि एनएम का पूर्ण रूप बताइए। एनएम का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म आपकी। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, एक्सुलरी नर्स मिडवाइफ इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है एक्सुलरी नर्स वाइफ होता है। यहाँ आप देख सकते हैं सहायक नर्स और मिडवाइफ एनएम कोर्स की शुरुआत 1977 में हुई थी। यह मेडिकल नर्सिंग में डिप्लोमा का कोर्स होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि पंख अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 24 जनवरी 2021 से
पंख अभियान जो है प्रारंभ किया गया था। और पंख अभियान की शुरुआत 24 जनवरी 2021 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई थी। और साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत यह योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। इसमें आपकी ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं कि यह मिशन ग्रामीण इलाकों के लोगों को किफायती अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए शुरू किया गया था। और एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के तहत यह जो प्रोग्राम है चलाया गया था। आप लोग इसका लोगो ये देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि निम्न में से किस अवस्था को उलझन की अवस्था के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, किशोरावस्था को जो है वो उलझन की अवस्था के नाम से भी संबोधित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि माँ के दूध में प्रति 100 ml में वसा की कितनी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, माँ के दूध में 100 ml में जो वसा की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, ये आपके ऑप्शन दिए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 3.5 ग्राम जो है ये पाई जाती है वसा की मात्रा, फैट की मात्रा की बात की जा रही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिए गए, किस अवस्था में शिशुओं का वजन 6 माह में दोगुना हो जाता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शैशवावस्था में जो है वो शिशुओं का वजन 6 माह में दोगुना हो जाता है। ठीक है, और शैशवावस्था की बात करें कि कब से कब तक होता है, तो शैशवा अवस्था जो है वो आयु की सीमा जन्म से लेके 2 साल तक होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिए गए हैं कि कोलेस्ट्रम का संबंध किस रंग से होता है। कोलेस्ट्रम का जो संबंध है वो किस रंग से होता है, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीला कलर जो है ये पीला कलर ये कोलेस्ट्रम से संबंधित रंग होता है। और कोलेस्ट्रम की बात करें क्या होता है, तो कोलेस्ट्रम जो है ये जो स्त्रियां के स्तनों से निकलने वाला पहला दूध होता है। जब स्त्रियां गर्भवती होती हैं उसके बाद जब बच्चा होता है तो उनके स्तनों से निकलने वाला पहला जो दूध होता है कोलेस्ट्रम कहलाता है। ठीक है, यह पीले रंग का होता है और हल्का सफ़ेद भी होता है और तरल पदार्थों की तुलना में यह गाढ़ा होता है। ठीक है, ये आप लोग इसका कलर देख सकते हैं, इधर ये दिया गया है डायग्राम में। हम इसीलिए सभी क्वेश्चन का डिटेल साथ ही डायग्राम भी लाते हैं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और प्रॉपर आपको उसके बारे में जानकारी मिले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि कितने माह तक शिशुओं को संपूर्ण पोषण तत्व केवल माँ के दूध से प्रदान कराया जाना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 6 माह तक बच्चों को किसी और प्रकार का कुछ चीज़ बाहर का नहीं देना चाहिए। पोषण आहार में केवल और केवल माँ का जो गाढ़ा पीला दूध है वही देना चाहिए। आपने कई बार एडवर्टाइजमेंट में भी सुना होगा, गवर्नमेंट के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें माँ का पीला गाढ़ा दूध पिलाएं 6 माह तक बच्चे को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया गया है कि 13 से 18 वर्ष की आयु किस अवस्था को संदर्भित करती है। 13 से 18 वर्ष की जो आयु है अवस्था को संदर्भित करती है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, किशोरावस्था को ये संदर्भित करती है। 13 से 18 वर्ष की जो आयु है ये किशोरावस्था को संदर्भित करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की अस्थि अस्थि यानी हड्डी निर्माण हेतु किस पोषक तत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। ये आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है सल्फर, ऑप्शन डी है कैल्शियम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। आप सबको पता होगा कैल्शियम की माध्यम से ही बॉडी में जो हड्डियों का वो निर्माण होता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम की कमी से भ्रूण की हड्डियों के खनिजीकरण में कमी हो सकती है। यानी कैल्शियम अगर माता के बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो जो बच्चा है भ्रूण है उसकी हड्डियों में खनिजीकरण की भी कमी हो जाएगी। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचानिए। ये जो कारक हैं आपको ऑप्शन में, तो ये गर्भावस्था को जो प्रभावित करेंगे कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए है माँ का आहार। जी बिल्कुल, माँ का आहार अगर अच्छे से नहीं हो, संतुलित आहार नहीं होता है तो बच्चे को जो है वो प्रभावित करेंगे। फिर माता अगर और मदिरापान का सेवन करती है तो भी बच्चे को प्रभावित करेगी। उसके बाद माँ का अगर स्वास्थ्य टाइम टाइम पर चेकअप नहीं होता है और स्वास्थ्य खराब रहता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो भी बच्चे का कारक यह भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ये सारे जो कारक हैं ये गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि मनुष्य की विभिन्न अवस्थाओं में से पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था की समय अवधि क्या मानी जाती है। तो आपकी ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 1 से 6 वर्ष तक जो है ये पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे हम देख लेते हैं। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था जो कि 1 से या 2 वर्ष से 6 साल की उम्र के बच्चों को कहते हैं।
उसके बाद उत्तर बाल्य अवस्था जो होती है उसे 6 से 11 वर्ष के उम्र के बच्चों को उत्तर बाल्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट परख एलिजा का प्रयोग डैश डैश के परीक्षण के रूप में किया जाता है। यानी कि एलिजा टेस्ट होता है किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एड्स के लिए जो है एलिजा टेस्ट किया जाता है। फिर इसके बारे में आगे देख लेते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट परख एलिजा टेस्ट शरीर में मौजूद एंटीबॉडी, एंटीजन और अन्य पदार्थों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि किस औषधि के दर्द निवारक के रूप में, यानी किस औषधि को दर्द निवारक के रूप में लेने की सलाह दी जाती है। दर्द निवारक के लिए किस औषधि को लेने के रूप में सलाह दी जाती है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस्पिरिन को जो है वो दर्द निवारक के रूप में लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है, ये एस्पिरिन की टेबलेट हो गई, यहाँ आप लोगों इसका देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है सर्दी जुकाम और फ्लू जैसे लक्षणों के इलाज के लिए और तेज बुखार को कम करने के लिए भी दिया जाता है। कुनैन की बात करें तो मलेरिया के लिए कुनैन दिया जाता है। कुनैन की जो छाल होती है मलेरिया के लिए यूज होती है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के माध्यम से हड्डियां मजबूत होती है, बॉडी की अंदर जो हड्डियां रहती है वो कैल्शियम के माध्यम से ही मजबूत होती है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों में स्टंटिंग को रोकने और कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान को किस वर्ष शुरू किया गया था, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2018 में भारत सरकार द्वारा जो है वो पोषण अभियान शुरू किया गया था। पोषण अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में की थी। ठीक है, सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में की थी। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, कुपोषण, बौनापन, एनीमिया, छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में स्तर को कम करना है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24 है क्या दिया गया है, तो निम्न में से कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है। इसमें जो आपको रोग दिख रहे हैं इसमें से कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है क्वेशियोकर जो है ये कुपोषण के कारण होने वाला रोग होता है। ये आप देख सकते हैं बच्चा जो है क्वेशियोकर से प्रभावित है और क्वेशियोकर को एडेमटेस कुपोषण भी कहा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं टेस्ट कुपोषण भी क्वासियोकर को कहा जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है एडेमटेस कुपोषण किसे कहते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर क्वासियोकर ही होगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष जो है किससे संबंधित है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, टीकाकरण से संबंधित। मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण से संबंधित है और मिशन इंद्रधनुष भारत का एक सरकारी टीकाकरण अभियान है। इसका मकसद बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण सुविधा देना है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। ठीक है, यूनिसेफ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों को सहायता देने के लिए की गई थी। ये इसका यूनिसेफ का लोगो है, आप लोग देख सकते हैं यूनिसेफ। उसका क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन है, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन आते हैं। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 7। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, इसमें टोटल 8 जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हैं। इनको हम देख लेते हैं, इनके क्या क्या नाम है, रासायनिक नाम भी देख लेते हैं। रासायनिक नाम भी इनके देख लेते हैं, जैसे कि विटामिन बी1 का नाम क्या है, तो थायमीन है। विटामिन बी2 का नाम राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 का नाम नियासिन, फिर विटामिन बी5 का नाम पेंटोथोनिक एसिड है, विटामिन बी6 का नाम पायरोडॉक्सिन है, विटामिन बी7 बायोटिन है, विटामिन बी9 फोलेट है और इसे फॉलिक एसिड भी कहते हैं विटामिन बी9 को। साथ ही विटामिन बी12 की बात करें तो कैबोल, साथ ही विटामिन बी12 की बात करें तो कोबालमिन जो है विटामिन बी12 को कहते हैं। ये टोटल जो है अगर इनको काउंट करेंगे तो विटामिन ए1 से लेकर विटामिन 12 तक 8 है टोटल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। सबसे मीठी शर्करा जो है प्राकृतिक रूप में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है फ्रैक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा होती है, प्राकृतिक रूप में मिलती है, जो कि इसको आप देख सकते हैं। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चीनी में फ्रैक्टोज सबसे मीठी होती है। यह एक मोनोसैकराइड है, यानी चीनी का सबसे सरल रूप जो है फ्रैक्टोज का रासायनिक है, यानी कि चीनी का सबसे सरलतम रूप फ्रैक्टोज होता है। और फ्रैक्टोज की अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो C6H12 और O6। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो C6H12O6 याद रखिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर
29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिए गए हैं, मोती झरा के नाम से इनमें से किस रोग को जाना जाता है? मोती झरा जो है इनमें से किस रोग को जाना जाता है मोती झरा के नाम से? इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाइफाइड को जो है मोती झरा के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन बी3 को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विटामिन बी3 की बात कर लेते हैं। विटामिन बी3 का एक ही नाम है, इसे निकोटेनिक एसिड भी कहा जाता है। नियासिन विटामिन बी3 का ही नाम है और साथ ही निकोटेनिक एसिड भी इसे कहा जाता है। यह शरीर के बेहतर कामकाज के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए। अगर आप लोग को क्लास पसंद आई हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही क्लासेस लेकर आते रहते हैं। अभी सुबह हमने आपको क्लासेस डाली है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की, पेडागोगी की, तो वो भी आप देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। तो उम्मीद करता हूँ सभी माताओं एवं बहनों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।